नमस्कार, आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हर एक क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और डेफिनेटली आने वाले एग्जाम्स में आपकी हेल्प करेगा, जैसे कि पहले भी करता रहा है। देखिए, चाहे आप तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग HPRC के TGT एग्जाम के लिए, JBD एग्जाम के लिए, या फिर आप हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर 1 के लिए, ACF एग्जाम के लिए, या फिर और भी अपकमिंग एग्जाम है उनके लिए तैयारी कर रहे हैं, डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी, जैसे कि पहले भी मिलती रही है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे। बोलते हैं हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन। तो बोलते हैं कि ये जो हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड है, इसका गठन कब किया गया था। अब देखिए, एक बात तो यहाँ से ऑप्शंस को देखकर क्लियर होती है कि जो हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, इसकी स्थापना हुई तो 1971 में ही होगी। अब 1971 में इसकी स्थापना हुई थी। कब इसकी स्थापना एग्जैक्टली जो था वो हुई थी? इसकी स्थापना जो था वो 1 सितंबर 1971 को जो था वो हुई थी। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। इस क्वेश्चन को लेकर कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ऑफिशियल डाटा आपके साथ शेयर किया जा रहा है। देखिए, हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, इसको 1 सितंबर 1971 को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। और ये जो प्रोविजन किया गया था इसके एस्टेब्लिशमेंट का, ये जो है वो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट था 1948 का, उसके तहत किया गया था। और इसको रीऑर्गेनाइज किया गया हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड अंडर द कंपनी एक्ट 1956 के तहत। तो इतना सब आपने इसके बारे में ध्यान रखना है। अब देखिए, 1971 का ईयर हिमाचल प्रदेश के लिए जो है वो काफी इंपॉर्टेंट था, क्योंकि जब जनवरी का महीना स्टार्ट हुआ तो 25 जनवरी की बात है। 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को जो है वो फुल फ्लेज्ड स्टेट का दर्जा दे दिया गया। ये पूरे भारत का 18th नंबर का स्टेट जो था वो बना था। 1971 में ही कुछ और भी गतिविधियां हिमाचल प्रदेश में हुई थी, जैसे कि 1971 में हिमाचल प्रदेश को अपना एक हाई कोर्ट मिल जाता है। तो हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की स्थापना भी 1971 में ही जो था वो की गई थी। 1971 का ही नहीं, 1972 का ईयर भी जो है वो हिमाचल के लिए इंपॉर्टेंट रहा। 1972 में हिमाचल प्रदेश के कुछ जिलों को रीऑर्गेनाइज किया गया और हमीरपुर, ऊना जैसे नए जिले बनाए गए, कांगड़ा जिलों को तोड़कर, और शिमला जो है वो बनाया गया महासू को तोड़कर। और हिमाचल में टोटल जो है वो 12 जिले जो है वो उस टाइम जो था वो हो गए थे। और देखिए, ध्यान रखने वाली बात यह है कि शिमला एग्रीमेंट भी हुआ था। शिमला में ही ये एग्रीमेंट जो था वो हुआ था। ये एग्रीमेंट जो था वो 1972 में जो था वो हुआ था। जुलाई महीने में ये एग्रीमेंट जो था वो हुआ था। 1972 के बाद 1974 का ईयर भी हिमाचल प्रदेश के लिए जो है काफी खास जो है वो रहा। 1974 में जो इंपॉर्टेंट चीजें हुई, जैसे कि HRTC की स्थापना जो है वो 1974 में की गई। अगली बार जब भी HRTC में बैठेंगे तो ध्यान होना चाहिए कि HRTC की स्थापना 2 अक्टूबर को की गई थी 1974 में। तो इतना ध्यान रखना। HRTC में जैसे ही कदम रखा, एकदम से क्रैक करना चाहिए कि 1974 में इसकी स्थापना हुई थी। 1974 में हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना भी जो था वो हुई थी। 1974 में ही जो है वो हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्थापना भी जो था वो की गई थी। तो ये इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन, इनकी स्थापना कब की गई, ये आपने ध्यान रखना है। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं? बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ सीट्स वॉन बाय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट इन 1974 हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन। तो बोलते हैं कि 1974 में जो हिमाचल प्रदेश विधानसभा के चुनाव हुए थे, वहां पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा कितनी सीटें जो था वो जीती गई थी। 1972 की यहाँ पर बात की जा रही है। 1972 का ईयर भी हिमाचल के लिए इंपॉर्टेंट रहा। 1972 में हिमाचल प्रदेश विधानसभा के लिए इलेक्शन जो है वो होते हैं, और इलेक्शन जो होते हैं यहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी कितनी सीटें जीतती हैं और अन्य किस किस पार्टी के द्वारा कितनी सीटें जीती गई थी, वो भी एक क्वेश्चन जो है वो अलग से बनता है। तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPIM के द्वारा जो है वो टोटल 1 सीट यहाँ पर जो था वो जीती गई थी। ऑप्शन ए जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। जरूरी नहीं कि हर बार एग्जामिनर यही क्वेश्चन पूछे, एग्जामिनर जो है वो कुछ और क्वेश्चन भी यहाँ पर जो है वो बना सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल क्या क्या क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर जो है वो बन सकते हैं। यहाँ पर देखिए, एक तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि 1972 में टोटल जो है वो कितनी विधानसभा सीट्स के लिए जो है वो इलेक्शन हुए थे। 1972 में टोटल 68 विधानसभा सीट्स के लिए जो था वो इलेक्शन जो था वो हुए थे। यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा कितनी सीटें जीती गई? इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा 53 सीटें जो है वो जीती गई। और इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी तो उस टाइम नहीं हुआ करती थी, परंतु भारतीय जनसंघ हुआ करता था। ये जो भारतीय जनसंघ था, इसके द्वारा कितनी सीटें जो था वो जीती गई थी? तो 5 सीटें जो है वो इसके द्वारा जो है वो जीती गई थी। और वैसे ही CPIM के द्वारा टोटल 1 सीट जो है वो जीती गई थी। अब अगर आपको ध्यान हो तो हमने जो है वो लोक राज पार्टी भी हिमाचल की जो था वो पढ़ी थी। ये जो लोक राज पार्टी है, इसके बारे में हमने पढ़ा था कि 1972 में जब इलेक्शन हुई तो 2 सीटें इनके द्वारा जो था वो जीती गई थी। अच्छा, लोक राज, अगर आप टोटल विद प्रॉपर प्रेजेंस ऑफ माइंड जो है वो हमारी मिशन एलाइट की वीडियोस को फॉलो करते हैं, तो लोक राज पार्टी की स्थापना कब की गई थी ये भी आपको पता होना चाहिए। ये जो लोक राज पार्टी है ये 1967 में जो था वो स्थापित की गई थी। अब लोक राज पार्टी 1967 में स्थापित की गई, इसको किसके
के द्वारा स्थापित किया गया था। ठाकुर सेन नेगी के द्वारा इसको स्थापित किया गया था और ठाकुर सेन नेगी के साथ जो है वो जय बिहारी लाल काची थे जिनके द्वारा इसको जो है वो स्थापित किया गया था। तो इन दो हस्तियों ने जो है वो इसको स्थापित किया था और 1971 के लोकसभा के इलेक्शन भी इन्होंने लड़े और 1972 के जो स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली के स्टेट इलेक्शन हुए थे वो भी इनके द्वारा फाइट किए गए थे और 1972 में इन्होंने जो है वो 16 कैंडिडेट अपने जो है वो खड़े किए थे। 16 में से सिर्फ 2 कैंडिडेट जो है वो इनके जीत पाए थे। ठीक है जी, तो इतना सब यहाँ से आपको याद रहना चाहिए। एक रिवीजन भी हो गया, नया क्वेश्चन भी आपने जो है वो यहाँ से जान लिया। इतना इनफ है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर इतना भी याद रख लिया तो एग्जाम में क्वेश्चन पक्का यहाँ से 2 नंबर का क्लियर है। आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज लीस्ट नंबर ऑफ विलेजेस। लीस्ट का मतलब है कि हिमाचल प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जहां पर सबसे कम गांव जो है वो आते हैं। अब हिमाचल प्रदेश में कितने गांव आते हैं ये भी एक आकलन किया गया और ये जनगणना जो है वो 2011 की आती है जिसके ऑफिशियल आंकड़े जो है हम याद रखते हैं। 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग आपने क्या क्या बातें ध्यान रखनी है गांव के बारे में। आपने ध्यान रखना है कि 2011 में जो जनगणना हुई उसके अकॉर्डिंग हिमाचल प्रदेश में जो टोटल नंबर ऑफ विलेजेस आते हैं वो कितने आते हैं, वो 20,690 विलेजेस जो है वो आते हैं। 20,690 गांव जो है वो हिमाचल प्रदेश में जो है वो आते हैं और सबसे कम गांव जो आते हैं वो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में आते हैं। आपने जरूर लाहौल स्पीति के बारे में सोचा होगा परंतु लाहौल स्पीति नहीं है, कुल्लू जिले में जो है सबसे कम विलेजेस आते हैं। 326 विलेजेस जो है वो कुल्लू में जो है वो आते हैं। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर किन्नौर की, लाहौल स्पीति की, तो किन्नौर में 660 गांव जो है वो आते हैं। लाहौल स्पीति की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर 521 गांव जो है वो आते हैं। अगर हम चंबा की बात करते हैं ऑप्शन में दिया गया 1591 विलेजेस आते हैं। अगर हम बात करते हैं कि सबसे ज्यादा विलेजेस जो है वो कहाँ पर आते हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट में आते हैं, तो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहां पर हाईएस्ट नंबर ऑफ विलेजेस जो है वो आते हैं। कितने विलेजेस आते हैं, 3,869 विलेजेस जो है वो यहाँ पर जो है वो आते हैं। हिमाचल प्रदेश में आपने हाईएस्ट नंबर ऑफ विलेजेस, लीस्ट नंबर यानी कि लोएस्ट नंबर ऑफ विलेजेस जान लिया आपने। 2-3 जिलों के विलेजेस देखे आपने कि कितने विलेजेस यहाँ पर हैं। अब हिमाचल प्रदेश में ना 20,690 गांव हैं। जो 20,690 टोटल गांव हैं इनमें से कुछ गांव ऐसे हैं जो इनहेबिटेड गांव हैं और कुछ ऐसे गांव हैं जो अनइनहेबिटेड जो है वो आते हैं। ठीक है जी, तो ये आपने ध्यान रखना है कि हिमाचल प्रदेश में इनहेबिटेड गांव जो है वो कितने हैं। 17,882 जो है ये इनहेबिटेड गांव है और अनइनहेबिटेड जहां पर कोई नहीं रहता वैसे गांव जो है 2,808 है। अनइनहेबिटेड गांव 2,808 है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट डाटा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं कहूंगा, इसको याद रखना है। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, बोलते हैं एज पर एडवांस एस्टिमेट फॉरेस्ट्री एंड लॉगिंग सेक्टर इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो by what percentage at constant prices during the financial year 2024-25। ये भी काफी इंपॉर्टेंट डाटा है। अब यहाँ पर बोलते हैं कि यहाँ पर बात की गई है, बोलते हैं अग्रिम अनुमानों के द्वारा एडवांस एस्टिमेट के अकॉर्डिंग बात की गई है कि वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान वानिकी और लॉगिंग क्षेत्र में जो है वो स्थिर कीमतों पर जो है वो कितने प्रतिशत वृद्धि होने का अनुमान है। अगर हम बात करते हैं फॉरेस्ट्री एंड लॉगिंग सेक्टर की, तो फॉरेस्ट्री एंड लॉगिंग सेक्टर का 2024-25 में कांस्टेंट प्राइसेस पर 4% कंट्रीब्यूट रहने का अनुमान है। 4.0% रहने का अनुमान है। यहाँ पर यही लिखा गया है एज पर एडवांस एस्टिमेट फॉरेस्ट्री एंड लॉगिंग सेक्टर इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय 4% एट कांस्टेंट प्राइसेस ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2024-25। अगर हम बात फाइनेंशियल ईयर 2024-25 की जो है वो करते हैं तो 2024-25 में आपने ध्यान रखना है कि फॉरेस्ट्री एंड लॉगिंग सब सेक्टर जो है वो 6,724 करोड़ रुपया जो है जीएसपीए में ऐड करते हैं, जो कि 21.09% जो है वो जीएसपीए में जो है वो बनता है। अगर हम बात करते हैं कि ये एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर में कितना कंट्रीब्यूट करते हैं, तो ये जो है वो एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर में जो है 21.09% ही जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं। अगर हम बात करते हैं कि टोटल जीएसबीए में ये सेक्टर फॉरेस्ट्री एंड लॉगिंग सेक्टर जो है वो कितना कंट्रीब्यूट करता है, तो ये 3.10% जो है वो कंट्रीब्यूट जो है वो करता है। अगर हम हिमाचल प्रदेश में फॉरेस्ट का डाटा देखते हैं तो वो भी काफी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग डाटा है। हिमाचल प्रदेश में जो है वो 37,948 स्क्वायर किलोमीटर एरिया ऐसा है जो कि ऑफिशियली डेजिग्नेट है एज ए फॉरेस्ट लैंड। ये ध्यान रखना है। हिमाचल प्रदेश में आपने ध्यान रखना है जो फॉरेस्टेड लैंड है, जहां पर
फॉरेस्ट हैं टोटली वो 15,580 स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि पूरे एरिया का 27.99% जो है वो बनता है। ठीक है जी, तो इसको जो है वो ये टोटल फॉरेस्टेड लैंड है। और हिमाचल प्रदेश में फॉरेस्ट भी अलग अलग तरह के आए, जैसे कि यहाँ पर वेरी डेंस फॉरेस्ट एक जो है वो आते हैं, मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट जो है वो आते हैं, ओपन फॉरेस्ट जो है वो आते हैं। जो वेरी डेंस फॉरेस्ट आते हैं वो एरिया कितना है, वो है 3118 स्क्वायर किलोमीटर। जो कि मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट आते हैं वो कितना है एरिया, वो है 7280 स्क्वायर किलोमीटर। और जो कि ओपन फॉरेस्ट है हिमाचल प्रदेश में वो कितना है, वो है 5182 स्क्वायर किलोमीटर। तो ये भी ध्यान रखें आप कि वेरी डेंस फॉरेस्ट, मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट और जो ओपन फॉरेस्ट है वो जो है वो हिमाचल प्रदेश में कितना है, ध्यान रह जाएगा, बस इतना ही ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, परंतु अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करें उससे पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग HPRCA के एग्जाम के लिए, चाहे वो TGT का है चाहे वो JBT का है, तो आप हमारी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में जो है वो दिया गया है। देखिए, अगर सीरियसली तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि आपकी स्टडी को एक प्रॉपर शेप मिले, आप चाहते हैं कि आप जो मेहनत कर रहे हैं उसको जो है वो आप एक अच्छा रंग दे पाएँ, वो मेहनत जो है वो काम भी आए, तो ये टेस्ट सीरीज आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल जो है वो साबित होने वाली है। एग्जाम में आप देखते हैं कि सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं और उन्हीं के कारण जो है वो आप बहुत पीछे चले जाते हैं, इनफैक्ट मेरिट में फॉल ही नहीं कर पाते। और अगर आप चाहते हैं कि मेरिट में प्रॉपरली फॉल करना है तो ये टेस्ट सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में लिंक दिए गए हैं, वहाँ से ज्वाइन कर लेना। क्वेश्चन देखिए, अगला बोलते हैं हल कॉपर माइन सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि ये हल कॉपर माइन जो है वो हिमाचल प्रदेश में आती है। हिमाचल प्रदेश के कौन से डिस्ट्रिक्ट में जो है ये हल कॉपर माइन जो है वो आती है। अगर हम हल कॉपर माइन की बात करते हैं तो ये हल कॉपर माइन जो है वो हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में जो है वो आती है। ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर है। अच्छा, चंबा जिले में ये हल कॉपर माइन जो है वो आती है। चंबा वही जिला है जिसकी स्थापना 15 अप्रैल 1948 को जो है वो विदाउट एनी कांट छांट जो है वो कर दी गई थी। अगर हम हल कॉपर माइन की बात करते हैं तो ये किस राजा के कार्यकाल की माइंस है। अगर हम इन माइंस को देखेंगे तो ये हल कॉपर माइन जो है वो राजा प्रताप सिंह वर्मन के कार्यकाल की आती हैं। ये जो राजा प्रताप सिंह वर्मन थे ना, ये जो है वो अकबर के समकालीन हुआ करते थे, अकबर के समकालीन हुआ करते थे और ये राजा 1559 में जो है वो बने थे। 1559 में जो है वो गणेश वर्मन की मृत्यु हो गई थी और फिर ये प्रताप सिंह वर्मन जो है वो चंबा के राजा जो है वो बनाए गए थे। गणेश वर्मन के बारे में भी एक क्वेश्चन बनता है और गणेश वर्मन के बारे में क्वेश्चन ये बनता है कि चंबा के वो राजा कौन थे जिन्होंने सबसे पहले सिंह उपाधि का प्रयोग जो था वो किया था। तो गणेश वर्मन ने जो है वो चंबा राज परिवार में सबसे पहले जो है वो सिंह उपाधि का प्रयोग जो था वो किया था। चंबा के एक ऐसे राजा भी हुए जिन्होंने चूहों के मारने के ऊपर जो है वो रोक लगा दी थी। तो चंबा के राजा वो मुशाण वर्मन थे जिन्होंने चूहों के मारने के ऊपर जो था वो रोक लगा दी थी। अब देखिए, चंबा रियासत के कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट देखते हैं जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, वही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। बोलते हैं चंबा रियासत के जो फाउंडर थे वो राजा मेरू वर्मन थे। फर्स्ट राजा जिन्होंने वर्मन की उपाधि अडॉप्ट की थी वो आदित्य वर्मन थे। फर्स्ट राजा जिन्होंने सिंह का टाइटल अडॉप्ट किया था वो गणेश वर्मन थे। चंबा के राजा जिन्होंने कुल्लू के राजा दत्तेश्वर पाल को जो है मारा था वो मेरू वर्मन थे। चंबा के राजा जिन्होंने किरास के अटैक का सामना किया था वो लक्ष्मी वर्मन थे। चंबा के राजा जसाटा वर्मन थे। इनके कार्यकाल की स्टोन इंस्क्रिप्शंस मिलती हैं लंच और पांगी में। चंबा के राजा जो है वो चंबा के राजा थे जिनका नाम साला वर्मन था। इन्होंने जो है वो अनंत देव कश्मीर के थे, इनको जो है वो इन्होंने जो है वो इन्वेड किया था। चंबा के राजा जो अकबर के समकालीन थे वही हमने पढ़े भी थे, प्रताप सिंह वर्मन थे। चंबा के राजा जिन्होंने जो है वो जगत सिंह का सामना किया था और जगत सिंह के द्वारा वो मारे भी गए थे। चंबा के राजा थे वो राजा जनार्दन और उसके भाई 1623 की बात है, जगत सिंह के द्वारा मारे गए थे। ठीक है जी, तो ये सब इंपॉर्टेंट रहा चंबा के बारे में। इतना आप चंबा के बारे में ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं हाउ मेनी पोस्ट ऑफ प्रधान वर रिजर्व्ड फॉर वुमेन इन विलेज पंचायत बाय हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट इन 2010। तो बोलते हैं 2010 की यहाँ पर बात की जा रही है। 2010 में ग्राम पंचायतों में महिलाओं के लिए प्रधानों के कितने पद आरक्षित थे।
अगर हम महिलाओं की बात करते हैं हिमाचल प्रदेश में, देखिए 2010 की बात जब की जा रही है तो 2010 में जो महिलाओं के लिए प्रधानों के पद यहाँ पर रिजर्व थे वो कितने थे, वो थे 1622। आप पूछेंगे कि क्या ये 2010 का आंकड़ा पूछा जा सकता है, स्टार लाइनर क्वेश्चन है, क्योंकि अभी HPSSC के द्वारा एक एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा भी गया था, सॉरी पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो है ये पूछा गया था। तो ये आपने ध्यान रखना है कि पब्लिक सर्विस कमीशन किसी भी ईयर का डाटा पूछ सकता है, कोई आप में इस बात को लेकर डाउट नहीं रहना चाहिए। जो क्वेश्चन डिस्कस किया जा रहा है, जो डाटा बताया जा रहा है, वो एग्जाम में पूछा जा सकता है। आप एग्जामिनर को ये एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि भाई तूने 2010 का डाटा पूछ लिया, भैया आपने जो है वो 2010 का नहीं 2001 का डाटा पूछ लिया। वो कोई से भी ईयर का डाटा पूछ सकता है, उसको पेपर को कॉम्प्लिकेट भी करना है, उसको पेपर में डिफिकल्टी लेवल को भी बढ़ाना है, तो ऐसे ही बढ़ाया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में अगर हम बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ ग्राम पंचायतों की, तो टोटल नंबर ऑफ ग्राम पंचायतें जो है वो हिमाचल प्रदेश में 3615 जो है वो आती हैं। 3615 टोटल नंबर ऑफ ग्राम पंचायतें जो है वो आती हैं। हिमाचल प्रदेश में टोटल जिला परिषद जो है वो 12 आते हैं। पंचायत समितियां जो है वो 81 जो है वो आती हैं। ये एक डाटा बनता है जो कि याद रखना होता है एग्जाम में, जब भी आप जाते हैं उससे पहले इस डाटा को जरूर जो है वो रिवाइज जो है वो करना होता है। फिलहाल इतना आप यहाँ से ध्यान रख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं द फर्स्ट बैंक इन सिरमौर वाज कॉल्ड नाहन नेशनल बैंक विच वाज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर। तो बोलते हैं कि सिरमौर में पहला बैंक था नाहन नेशनल बैंक, इसको ये कहा जाता है। इसकी स्थापना जो है वो कौन से वर्ष जो था वो की गई थी। देखिए सिरमौर में ये बैंक था नाहन नेशनल बैंक, और इस नाहन नेशनल बैंक की स्थापना 1893 में जो था वो की गई थी। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर इसका होगा। 1893 में ये नाहन नेशनल बैंक जो है वो बनाया गया था। अच्छा, इस नाहन नेशनल बैंक के बारे में भी जो है वो कुछ जान लेते हैं। पहला बैंक था सिरमौर का, 1893 में बनाया गया था। बाद में चलकर 1944 में इसको रीनेम, यानी कि फिर से इसका नाम चेंज कर दिया गया और इसको बैंक ऑफ सिरमौर नाम जो था वो दे दिया गया। अब पूछा जाए कि बैंक ऑफ सिरमौर कब नाम दिया गया था, तो वो 1944 में दिया गया था। उसके बाद 1955 में इसको फिर चेंज किया गया। 1955 में इट वॉज मर्ज्ड विद हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। ठीक है, इसको मर्ज कर दिया गया हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के साथ। ठीक, तो ये आपने ध्यान रखना है इस बैंक के बारे में, नाहन नेशनल बैंक के बारे में, कि इसकी स्थापना कब हुई, इसको कब मर्ज किया गया। ये बेसिक सी जो है वो यहाँ पर बात है। ठीक है जी, तो इतना आपको याद रह जाएगा, और इससे ज़्यादा आप क्या याद रखेंगे। प्रेजेंट टाइम में हिमाचल प्रदेश में बैंकिंग सेक्टर का अगर आप देखते हैं कि कितनी ब्रांचेस किस सेक्टर के हैं, तो पंजाब नेशनल बैंक सबसे टॉप पर जो है वो आता है। पंजाब नेशनल बैंक की जो है 354 ब्रांचेज जो है वो हिमाचल में है। दूसरे नंबर पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है वो आता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो है वो 349 ब्रांचेज जो है वो हिमाचल में आती हैं। और उसके बाद यूको बैंक जो है वो आता है। यूको बैंक की जो है वो 181 ब्रांचेज आती हैं। हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक भी है। हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक की जो है वो 274 पोस्टें जो है वो 274 टोटल जो है ब्रांचेज जो है वो हिमाचल प्रदेश में जो है वो आती हैं। बाकी हिमाचल प्रदेश कोऑपरेटिव सेक्टर बैंक है, जिसमें हिमाचल प्रदेश का स्टेट अपेक्स कोऑपरेटिव बैंक, हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक जिसको बोलते हैं, वो आता है। इसकी 263 ब्रांचेज हैं। कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक आता है, 217 ब्रांचेज इसकी हैं। हिमाचल प्रदेश में 5 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक भी हैं, और इनकी 20 हिमाचल प्रदेश में जो है वो ये जो 5 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, इनकी 26 ब्रांचेज जो है वो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में जो है वो आती हैं। और हिमाचल प्रदेश में टोटल नंबर ऑफ ATMs यानी कि ऑटोमेटिक टेलर मशीन जो है वो कितनी आती हैं। ये जो ऑटोमेटिक टेलर मशीन है ये हिमाचल प्रदेश में 2120 जो है वो टोटल आती हैं। और कौन से ईयर तक, कब तक का ये डाटा हम पढ़ रहे हैं, सितंबर 2024 तक का ये हमारे पास ऑफिशियल डाटा जो है वो अवेलेबल है, और यही डाटा एग्जाम में पूछा जाएगा, ये बात भी पक्की है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो वो कांगड़ा जिले के बारे में कुछ एक स्टेटमेंट्स जो है वो दी गई हैं। अब उन स्टेटमेंट्स के ऊपर आपको जो है वो विचार करना है। पहले बोलते हैं कि कांगड़ा रैंक्स 5th अमंग ऑल द डिस्ट्रिक्ट इन टर्म ऑफ एरिया, कि कांगड़ा जो है वो 5वें नंबर का जिला जो है वो आता है अगर हम सभी जिलों को देखते हैं इन टर्म ऑफ एरिया। पहली स्टेटमेंट में जो है वो ये बोला जाता है। दूसरी स्टेटमेंट में बोलते हैं कांगड़ा वैली इज मीटिंग पॉइंट ऑफ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न मानसून, की कांगड़ा वैली जो है वो ईस्टर्न और वेस्टर्न मानसून का जो है वो मीटिंग पॉइंट है। दूसरी स्टेटमेंट में ये बोला जाता है। और तीसरी स्टेटमेंट में बोलते हैं लाहौल स्पीति
वॉज ऑल्सो पार्ट ऑफ कांगड़ा अप टू 1960 की लाहौल स्पीति जो है वो 1960 तक जो है वो कांगड़ा का ही पार्ट जो है वो हुआ करता था। ठीक है, ये यहाँ पर बोला गया है इन स्टेटमेंट्स में। अब हम यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहली स्टेटमेंट से। सबसे पहली स्टेटमेंट में हमारे पास क्या बोला गया था कि कांगड़ा जो है वो जितने भी हमारे पास जिले हैं उनमें 5वें नंबर का इनके इन टर्म ऑफ एरिया जो है ये आता है। देखिए, ध्यान रखने वाली बात है कि कांगड़ा इन टर्म ऑफ एरिया जो है वो 5वें नंबर का जिला नहीं आता है। कांगड़ा जो है वो 4th नंबर का डिस्ट्रिक्ट जो है वो पूरे हिमाचल में इन टर्म ऑफ एरिया जो है वो आता है। अच्छा, 4th नंबर का डिस्ट्रिक्ट जो है ये हिमाचल प्रदेश में आता है। चलो ठीक बात है। अब कौन कौन से इससे पहले जो है वो 3 डिस्ट्रिक्ट हैं और किस डिस्ट्रिक्ट का एरिया कितना है वो भी तो पता होना चाहिए। अगर हम सभी जिलों को एनालाइज करते हैं, सभी जिलों का देखते हैं कि किस जिले का एरिया जो है वो कितना परसेंट बनता है। देखिए, हिमाचल का जो सबसे बड़ा जो कोई भी डिस्ट्रिक्ट आता है वो है लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट। लाहौल स्पीति का एरिया जो है वो 13,841 स्क्वायर किलोमीटर आता है, जो कि 24.86% जो है वो बनता है। दूसरे नंबर पर जो सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश का जो है वो आता है चंबा डिस्ट्रिक्ट। चंबा जो है वो दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा आता है। चंबा का एरिया जो है वो 6,522 स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि 11.71% बनता है। तीसरे नंबर पर किन्नौर डिस्ट्रिक्ट आता है। किन्नौर का एरिया 6,401 स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि 11.50% जो है वो बनता है। चौथे नंबर पर आता है ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। कांगड़ा का जो है वो एरिया जो है वो 5,739 स्क्वायर किलोमीटर है। 5,739 स्क्वायर किलोमीटर है और पूरे हिमाचल के एरिया का ये 10.31% जो है वो बनता है। कितना? 10.31% जो है वो बनता है। वैसे ही सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट अगर आप हिमाचल का जो है वो देखेंगे तो इन टर्म ऑफ एरिया हमीरपुर सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है। 1118 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है, जो कि पूरे हिमाचल के एरिया का जो है 2.01% जो है वो बनता है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। चौथा नहीं, 5वां नहीं, ये चौथा डिस्ट्रिक्ट जो है वो आता है। दूसरे में बोलते हैं कांगड़ा वैली इज मीटिंग पॉइंट ऑफ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न मानसून। तो बिल्कुल सही बात है कि कांगड़ा जो है वो ईस्टर्न और वेस्टर्न मानसून का मीटिंग पॉइंट है कांगड़ा वैली। इसीलिए तो धर्मशाला में जो है वो सबसे अधिक बारिश जो है वो हिमाचल में होती है। दूसरे नंबर का कोई स्टेटमेंट सही है। लाहौल स्पीति का बोलते हैं कि इट वॉज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ कांगड़ा अप टू 1960। बिल्कुल सही बात है कि कांगड़ा का ये पार्ट लाहौल स्पीति रहा है 1960 तक, तो ये बात भी सही है। तीसरी स्टेटमेंट भी सही है। देखो, जब 1960 में ये जो है वो कांगड़ा जो है वो एक लाहौल स्पीति जो है कांगड़ा का पार्ट जो है वो बनाया गया था, तो 1960 में लाहौल स्पीति जो है वो पंजाब सरकार के अधीन होता था और पंजाब सरकार ने 1960 में इसको एक जिला भी जो था वो बनाया था। हिमाचल में आकर ये बाद में आकर मिलता है। 1966 में ये हिमाचल प्रदेश में जो है वो मिल जाता है। कब? 1966 में ये हिमाचल में आकर मिलता है। तो ये आपने ध्यान रखना है। ओनली 2 and 3 स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये मैंने डिटेल में भी बताया, तो इतना सा आप ध्यान रखें। अगला यहाँ पर वही लिखा गया है कि कांगड़ा 4th अमंग ऑल डिस्ट्रिक्ट इन टर्म ऑफ एरिया और कांगड़ा वैली इज मीटिंग पॉइंट ऑफ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न मानसून दैट कॉजेज हैवी रेनफॉल इन धर्मशाला एंड एडजॉइनिंग एरियाज। तो इतना सब ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन बोलते हैं हु अमंग द फॉलोइंग स्टार्टेड द मैगजीन विप्लव इन हिंदी एंड इट्स उर्दू वर्जन बागी। तो बोलते हैं कि निम्नलिखित में से किसने हिंदी में विप्लव पत्रिका और बागी का उर्दू संस्करण जो है वो शुरू किया था। तो ये यशपाल जी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी सही आंसर है। ये जो है वो फेमस एक राइटर थे, हिमाचल के क्रांतिकारी राइटर थे, क्रांतिकारी भी थे। और ये कहाँ से संबंध रखते थे? तो हमीरपुर जिले से ये संबंध रखते थे। हमीरपुर के भूमपल गांव से जो है वो संबंध रखते थे। न दौड़ के समीप आता है, न दौड़ में इनका स्टैचू भी जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो इनके बारे में आपने इतना ध्यान रखना है कि कहाँ से और कहाँ पर इनका स्टैचू है, कौन से विलेज से, कौन सी मैगजीन इनसे संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बोलते हैं द हिस्टोरिकल विलेज कामरू विच वॉज ओल्ड कैपिटल ऑफ बुशहर इज सिचुएटेड इन बसपा वैली। बोलते हैं कि ऐतिहासिक गांव जो कामरू है वो बुशहर रियासत की पुरानी राजधानी था और ये बसपा घाटी में जो है वो स्थित है। बसपा घाटी वही घाटी है जिसको सांगला वैली भी बोलते हैं और किन्नौर में ये आती है। और दूसरे में बोलते हैं गारा ग्लेशियर सारो ग्लेशियर इज सिचुएटेड इन लाहौल स्पीति की गारा ग्लेशियर सारो ग्लेशियर जो है लाहौल स्पीति में जो है वो स्थित है। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं इन दोनों स्टेटमेंट्स की, तो ये हिस्टोरिकल विलेज जो कामरू का है ये ओल्ड जो है वो बुशहर जो रियासत हुआ करती थी उसकी कैपिटल भी रह चुका है और ये बसपा वैली में ही आता है। बसपा वैली में आता है, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट ये हो गई। ये बसपा वैली वही वैली है जिसको सांगला वैली भी जो है वो बोलते हैं और ये किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में जो है वो स्थित है। ठीक है जी, इतना आपको इसके बारे में जो है वो ध्यान रहेगा। पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो गई। दूसरे में बोलते हैं गारा ग्लेशियर सारो ग्लेशियर इज सिचुएटेड इन लाहौल स्पीति। गारा और सारो ग्लेशियर्स हैं और ये लाहौल स्पीति में स्थित नहीं है। ये कहाँ पर स्थित है? गारा और सारो ग्लेशियर ये किन्नौर जिले में जो है वो स्थित है। कहाँ पर? किन्नौर के जो है ये
ग्लेशियर जो है वो आते हैं। तो ये दोनों ग्लेशियर्स भी आपने ध्यान रखना है कि कहाँ पर जो है ये ग्लेशियर जो है वो आते हैं। बोलते हैं चूज द करेक्ट ऑप्शन, ओनली वन इज करेक्ट। 2 तो गलत हो गया, ओनली 1 इज करेक्ट। पहला आपके पास बिल्कुल सही है, दूसरा गलत है। देखिए किन्नौर में जो कुछ ग्लेशियर्स इंपॉर्टेंट अदर ग्लेशियर्स आते हैं, जैसे कि शिवलिंग ग्लेशियर हो गया किन्नौर में आता है, शिंका ग्लेशियर हो गया किन्नौर को गढ़वाल से जोड़ता है, बुरुआ पास हो गया किन्नौर को गढ़वाल से जोड़ता है, रुपिन घाटी दर्रा है किन्नौर को गढ़वाल से जोड़ता है, लमखांगा पास है ये भी किन्नौर को गढ़वाल से जोड़ता है, चरंग पास है ये भी किन्नौर को गढ़वाल से जोड़ता है, और भोरसा पास है ये भी किन्नौर को गढ़वाल से जो है वो जोड़ता है। तो इन इंपॉर्टेंट पासिस को जो है वो ध्यान रखना जो किन्नौर से जुड़े हुए हैं, किन्नौर में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन हैज लोएस्ट कंट्रीब्यूशन टू टोटल पॉपुलेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं निम्नलिखित में से किस धर्म का हिमाचल प्रदेश की कुल जनसंख्या में सबसे कम योगदान है। तो कौन से धर्म का हिमाचल की जनसंख्या में सबसे कम योगदान है ये आप कमेंट कर कर बताएंगे। मिशन एलाइड का इससे पिछला जो एडिशन था उसमें हमने ये पहला ही क्वेश्चन डिस्कस किया था और बड़ी डिटेल से मैंने आपको हर एक बात को यहाँ पर बताया था। अभी कमेंट कर कर बता दीजिए। टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है तो अपने टेलीग्राम से @allexam31 सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल भी मिल जाएगा। That's all for today. Thank you very much for watching and listening it very patiently.